क्या हो गया है हमारी सोसाइटी को? क्या हो गया है हमारी आजकल की जनरेशन को? क्या हो गया है हमारी आजकल की लड़कियों को? क्यों हमारी आजकल की बच्चियां सोशल साइट से जुड़े हुए रिश्तों को भी इतनी तवज्जो देती हैं जितना कि वो अपने माँ बाप को भी वैल्यू नहीं देती? क्यों अपने माँ बाप की भी नहीं सुनती? श्रद्धा का केस हर उस लड़की के लिए चेतावनी है जो कि हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेती है। खासकर कि जो सोशल मीडिया से मिले हुए लोग होते हैं उन पर जब आंख मूंद कर विश्वास कर लेती है। वो लड़कियां जो पहली गलती तो ये करती हैं कि वो अनजान लोगों पर विश्वास करती है, और दूसरी गलती वो ये करती हैं कि वो अपने माता पिता की बात सुनना भी जरूरी नहीं समझती है। ऐसी लड़कियों को श्रद्धा के इस केस को देखकर सचेत हो जाना चाहिए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। आज हम बात करेंगे श्रद्धा वॉकर के केस के ऊपर। हम सिर्फ यही नहीं जानेंगे कि उनके साथ क्या हुआ, बल्कि ये भी जानेंगे कि उनके साथ जो हुआ वो क्यों हुआ। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। श्रद्धा वॉकर मुंबई में रहती थी और एक कॉल सेंटर में काम करती थी। 2018 में एक सोशल डेटिंग ऐप के थ्रू एक लड़के से मिली जिसका नाम था आफ्ताब आमीन पूनावाला। 3 साल तक श्रद्धा आफ्ताब के साथ मुंबई में ही लिव इन रिलेशनशिप में रहती रही। ये रिश्ता उसके माता पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो ऑब्जेक्शन उठाते थे। वो ये कहते थे कि एक सोशल साइट से मिले हुए लड़के पर तुम कैसे इतना यकीन कर सकती हो। लेकिन श्रद्धा का कहना था कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। अपने माता पिता के ऑब्जेक्शन की वजह से वो आफ्ताब के साथ दिल्ली में आके रहने लगी। उसके दोस्तों का कहना था पहले तो उसका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में उसके आफ्ताब के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे थे, और लड़ाई झगड़े के बीच में आफ्ताब उस पर हाथ भी उठा दिया करता था। ये भी सुनने में आया है कि एक बार आफ्ताब से लड़ाई के बाद श्रद्धा दिल्ली का घर छोड़कर मुंबई जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन आफ्ताब ने फिर उसको कॉल करके और उसको बहला फुसला के फिर उसको वापस बुला लिया। श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण का ये कहना है कि एक बार उसके पास श्रद्धा का मैसेज आया जिसमें उसने ये कहा कि यहाँ मेरे घर आकर मुझे ले जाओ वरना ये मुझे जान से मार देगा। सुनिए उसके दोस्त ने क्या कहा। तो ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। कोई मुझे अपडेट नहीं मिला तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया कि ऐसा है। लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था, उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो इट्स बेटर दैट वी रीच आउट टू कॉप्स एंड चेक सीक फॉर देयर हेल्प। लक्ष्मण के इस बयान से पता चलता है कि श्रद्धा और आफ्ताब के बीच में जो झगड़े होते थे वो किस हद तक चले जाया करते थे। जिस समय उसकी हत्या हुई उस समय भी उसका आफ्ताब के साथ झगड़ा चल रहा था, और झगड़े का कारण ये था कि श्रद्धा शादी के लिए आफ्ताब को फोर्स कर रही थी और आफ्ताब बार बार शादी के लिए मना कर रहा था। लेकिन बार बार श्रद्धा के जिद करने पर आफ्ताब ने उसको गला घोटकर मार डाला। और मारने के बाद जैसा कि हर अपराधी अपने अपराध को छिपाने की कोशिश करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, इसने भी वेब सीरीज देख देख कर श्रद्धा की बॉडी को छिपाने का एक तरीका ढूंढ लिया। उसने एक बुचर नाइफ से श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को रखने के लिए एक नया फ्रिज भी लेकर आया, और उस फ्रिज में श्रद्धा की बॉडी के जो टुकड़े थे उनको बहुत ही तरीके से लगा दिया। ये काम कोई इंसान तो नहीं कर सकता, कोई वहशी दरिंदा ही कर सकता है जिसमें इंसानियत नाम की चीज भी ना हो। ये बताने में ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। आप सोच सकते हैं कि वो दृश्य कैसा रहा होगा। श्रद्धा के 1-2 टुकड़ों को रोज रात को वो महरौली के जंगलों में फेंक आया करता था ताकि वो जानवर खा सकें और वो उसके खिलाफ जो सबूत हैं वो मिटाए जा सके। उसे लगा था कि ऐसा करने पर वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। और हैरानी की बात तो ये है कि जहाँ एक तरफ फ्रिज में श्रद्धा की बॉडी रखी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ आफ्ताब बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा था। वहीं रह रहा था, वहीं खा रहा था, वहीं सो रहा था, सब काम वहीं कर रहा था। ऑनलाइन खाना मंगाता था, स्विगी से खाना मंगाता था और वहीं खा लेता था। बॉडी में से बदबू ना आए इसलिए वो घर में अगरबत्ती लगा के रखा करता था, और उसने अपने पड़ोसियों से मेल जोल भी बहुत कम कर दिया था, बहुत कम मतलब रखने लगा था। और बेशर्मी की हद तो ये थी कि श्रद्धा को मारने के बाद उसने डेटिंग ऐप से एक और लड़की को फंसाया। जहां एक तरफ श्रद्धा की बॉडी फ्रिज के अंदर रखी हुई थी, वहीं उसने दूसरी गर्लफ्रेंड को अपनी, जो कि इसने डेटिंग ऐप के थ्रू फंसाई थी, उसको घर पे बुलाया। श्रद्धा के जो फादर थे वो श्रद्धा के सोशल मीडिया की जो एक्टिविटीज थी उनको देखते रहते थे, लेकिन जब श्रद्धा की सोशल एक्टिविटीज बंद हो गई, उसका एक्टिव स्टेटस बंद हो गया, तो उसके फादर को थोड़ा सा डाउट हुआ और उन्होंने मुंबई पुलिस से कांटेक्ट किया, और उसके बाद मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट किया, जिसके बाद की दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की।
और जांच में पूछताछ के बाद ये सब सामने आया। आफ्ताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और अभी वो पुलिस की कस्टडी में है। अब गौर करने वाली बात यह है कि श्रद्धा के साथ ये सब हुआ क्यों। अगर श्रद्धा चाहती तो इन सब से बच सकती थी, लेकिन कैसे? जब आफ्ताब ने श्रद्धा पर पहली बार हाथ उठाया, डोमेस्टिक वायलेंस स्टार्ट किया। डोमेस्टिक वायलेंस को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब आफ्ताब ने पहली बार श्रद्धा पर हाथ उठाया, उसी समय श्रद्धा को एक्शन लेना चाहिए था। श्रद्धा के एक दोस्त का ये भी कहना है कि ये रिश्ता श्रद्धा के लिए हेल जैसा हो गया था। वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी, तो फिर श्रद्धा ने ऐसा क्यों नहीं किया? या तो वो आफ्ताब से इतना प्यार करती थी कि वो उसे छोड़ ही नहीं सकती थी, या फिर वो समाज के डर से चुप थी, या फिर उसने ये सोचा था कि आफ्ताब को मैंने खुद चुना है और अगर मैं इस रिश्ते से पीछे हट जाती हूँ तो मैं लूजर कहलाऊंगी। हमारे समाज में बहुत सारे रिश्ते ऐसी सोच के भेंट चढ़ जाते हैं जो ये सोचते हैं कि हम लूजर कहलाएंगे, अगर हम इस रिश्ते को नहीं निभा सके तो हम लूजर कहलाएंगे। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है तो आपको उस रिश्ते से बाहर निकल आना चाहिए, ना कि उसको जबरदस्ती ढोना चाहिए। एक तरफ श्रद्धा का ये केस दिल दहला देने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस केस को लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है, इसको लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है। लेकिन इस केस को लव जिहाद से जोड़ना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन जब से ये हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ने लगा है, तब से ये लव जिहाद भी बहुत कॉमन हो गया है, लोगों को सुनने में जो आता है। तो लव जिहाद का मतलब ये होता है कि जहाँ कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करे या फिर उसको जबरदस्ती मुस्लिम कन्वर्ट करे और उससे अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा था। यहाँ पर श्रद्धा आफ्ताब को फोर्स कर रही थी शादी करने के लिए और आफ्ताब मना कर रहा था। तो यहाँ पर लव जिहाद जैसा कोई एंगल बनता ही नहीं है। आजकल आपने देखा होगा कि जब भी कोई घटना होती है तो उसे धर्म से जोड़ दिया जाता है और उसे जिहाद का नाम दे दिया जाता है। लेकिन जिहाद का नाम देकर, उसे जिहाद का एंगल देकर, जिहाद के मुखौटे में छिपाकर हम अपने समाज की कुछ ऐसी बुराइयों को, कुछ ऐसे इश्यूज को नजरअंदाज कर रहे हैं जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। इसमें सबसे पहला इशू है सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस आजकल की जनरेशन पर इतना ज्यादा होने लगा है कि वो सोशल मीडिया की लाइफ को ही असली लाइफ समझने लगे हैं। रियल लाइफ में कौन कैसा है ये जानना जरूरी होता है, लेकिन सोशल मीडिया की पोस्ट को ही सही समझ लेना और उसी के बेसिस पर अपने लाइफ पार्टनर को चूज कर लेना बहुत बड़ी गलती है। अगर आप आफ्ताब की सोशल मीडिया की पोस्ट देखेंगे जाकर, तो उसमें उसने हर जगह महिलाओं को सपोर्ट किया है, एकता की, एक बराबरी की बात की है, हर जगह बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट डाल रखी हैं। ऐसी पोस्ट डालने वाला व्यक्ति अपनी असल जिंदगी में क्या है, कैसे कोई समझेगा? इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सोशल लाइफ से इन्फ्लुएंस ना होकर हम लोगों की रियल लाइफ के बारे में जाने, उनको ये जाने कि वो अपनी रियल लाइफ में कैसे है, ना कि सोशल लाइफ को देखकर किसी को पसंद करें। दूसरा इशू है डोमेस्टिक अब्यूज को समझना। डोमेस्टिक अब्यूज एक रेड साइन की तरह काम करता है जो आगे के लिए अलर्ट करता है। अगर आप इस रेड साइन को समझ लेते हैं तो आप इस चीज से बाहर निकल सकते हैं। अगर श्रद्धा ने उस मारपीट को, जो कि आफ्ताब पहले किया करता था, अगर उस चीज को समझ लिया होता तो वो इस रिश्ते से बाहर निकल सकती थी और अपनी जिंदगी बचा सकती थी। तीसरा सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू है वो है आउटरीच, जो आजकल हम सोशल मीडिया पर करते हैं। सोशल मीडिया पर आप जाओगे तो बहुत सारा आउटरीच आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारा गुस्सा आपको देखने को मिलेगा लोगों का, जो कि सिर्फ यही कहते दिखेंगे कि इसके भी इतने टुकड़े कर दो, इसे भी फेंक दो कुत्तों के आगे। लेकिन 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं, 2 दिन बाद सब शांत हो जाता है। तो ये जो भूलने वाला जो प्रोसेस है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो ये हमारी सोसाइटी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, ना कि हर घटना को जिहाद के ऊपर छोड़ देने की जरूरत है। आजकल हमारे देश की महिलाओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस चीज को देखते हुए एक ऐसा नया कानून, ऐसी एक नई बॉडी बनाई जानी चाहिए जिसमें कि जो महिलाओं के खिलाफ सीरियस केसेस होते हैं उनको उसमें दर्ज किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जैसे कि हमारे देश में UAPA है और जैसे पॉक्सो है बच्चियों के लिए जो बना हुआ है, ऐसी ही हमारी एक और संस्था बननी चाहिए जो कि सिर्फ महिलाओं के ऊपर किए गए जो अत्याचार होते हैं, जो सीरियस क्राइम्स होते हैं, उनके ऊपर काम करे। आफ्ताब ने जो किया है, हमारे कानून की हर सजा उसके लिए कम है। हमारे देश को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। आफ्ताब को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। मेरा आजकल की लड़कियों को
जो बच्चियां हैं, जो नासमझ हैं, उनसे ये दरखास्त है कि प्लीज़ अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को वैल्यू दीजिए, उनकी बात को सुनिए। वो क्या कह रहे हैं, वो आपका अच्छा ही चाहते हैं, वो जो कहेंगे आपके भले के लिए कहेंगे, तो उनकी बात को ज़रूर सुनिए, उनको नज़रअंदाज मत कीजिए। उनके पास एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बोलते हैं आपसे जो भी बोलते हैं, तो उनकी बातों को नज़रअंदाज मत कीजिए। आज हमने श्रद्धा के केस का पूरा एनालिसिस किया और ये जाना कि श्रद्धा के साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर वो चाहती या वो समझती इस चीज़ को तो वो इस चीज़ से बाहर निकल सकती थी, लेकिन वो नहीं निकल पाई और अपनी जान गंवा बैठी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।